हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात, अपनी मुश्किलात सामने रख दी। दरख्वास्त जमानत और कैदियों की सजाओं की मअतली समेत अदालतों में पीटीआई को किन मुश्किलात का सामना है। चीफ जस्टिस से मुल्क की सियासी मामलात पर क्या गुफ्तगू हुई। वफ्द में शामिल पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर ऐवान से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे और तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इबरतनाक शिकस्त के बाद आरएसएस की रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला नामजद। दिल्ली में पहली 3 खवातीन वज़राए आला किस सियासी पार्टी से थीं? किस खातून वजीर आला ने सबसे ज्यादा दिल्ली में डिलीवर किया? दिल्ली में हर सियासी पार्टी खातून को वजीर आला के लिए तरजीह आखिर क्यों देती है? भारतीय खातून सहाफी रोहिणी सिंह भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। और जुडिशल कमीशन की तकरीरों पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जुडिशल कमीशन से अहम इस्तीफा आ गया। बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा क्यों दिया? अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, पीटीआई के एक वफ्द ने मुलाकात की चीफ जस्टिस साहब से। पहले हमने देखा हुकूमत के वफ्द ने की, फिर पीटीआई के वफ्द ने की। आप उस वफ्द का हिस्सा थे। इस पूरी मुलाकात को में क्या बातें हुई और क्या मुतालबात जो है वो आप लोग ने रखे और इसको आप ओवरऑल एक पॉजिटिव या न्यूट्रल मुलाकात कहेंगे? थैंक यू आपको भी और रऊफ क्लासरा साहब को भी। पहली बात यह है कि मुलाकात के लिए उमर अयूब को राब्ता किया था चीफ जस्टिस साहब ने और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट और आप साथ बैठें। वो उससे हमने एग्री नहीं किया और फिर गवर्नमेंट ने पहले मुलाकात की और हमने दूसरी मुलाकात की। दूसरी मुलाकात में जो 3 मेन इश्यूज थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुई। सबसे पहला इशू ये था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब आप देख लें इन दिनों भी फॉर्म 47 वज़ीर आज़म जलसे कर रहा है, हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है और घर के अंदर भी इज्तिमा भी करने की इजाजत नहीं है। वो थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके हवाले से बात हुई। दूसरा ये था कि जो इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जो जेल मैनुअल में लिखी हुई चीजें हैं उन तक भी उनकी रसाई नहीं होती। उनमें शामिल था जो बच्चों से टेलीफोन करना और अपना मेडिकल डॉक्टर अपना मेडिकल अपनी मर्जी का या अपनी जो उनको पहले से लिखता है उसका, और इससे रिलेटेड चीजें थी। तीसरा ये था कि जो उन्होंने हमें एक 10 नुकाती एजेंडा भेजा था और कुछ गुफ्तगू फिर चाय भी हुई और उस गुफ्तगू में भी और पहले भी मैंने ये जो आपने जमानतों वाली बात की है उनके हवाले से मैंने बात की। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ ने जाके कोर्ट में ये वादा किया था कि अब लोगों को घरों से नहीं उठाया जाएगा और उनका अपना जो रिजॉल्व था वो उन्होंने जो बयान किया उसके 3 हिस्से थे और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो ये था कि जो वो रास्ता निकालना चाहते हैं कि जो गुमशुदा अफराद है वो बराबर हों और बरामद हो के वो घरों को आए और मजीद अफराद जो है वो गुमशुदगी की तरफ ना, यानी जिनको फोर्स डिसअपीयरेंसेस कहते हैं, वो खत्म की जाए। और वो एक जो चाह रहे थे उसके बारे हमने उनको अपना जुबानी बताया और फिर उनसे ये तय हुआ कि हम उनको लिख के अपना मौक़िफ़, जो लॉ रिफॉर्म्स हैं वो एक बड़ा इशू होता है जी। और क्लासा साहब जानते हैं जब लॉ मिनिस्टर था तो ये भी तकरीबन डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, इसलिए इनको पता है कि कितना मुश्किल काम है और खास तौर पे जो इस तरह की हंग पार्लियामेंट हो और मांगे तांगे की हो उसमें तो और मुश्किल होता है। और फिर मैंने उनको एक रास्ता बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप आर्टिकल 189 के नीचे कोई चीज लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टिव जारी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर 2014 की एक जजमेंट है, मैंने भी उसका भी हवाला दिया चीफ जस्टिस साहब को। ये वो गुफ्तगू का रन डाउन था जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएगा इसमें ऐसा लगता है कि अब जो 28 तारीख को केसेस फिक्स किए गए, पूरा दिन जो है वो शायद पीटीआई के लिए जो है वो वक्फ कर दिया गया है। इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त और 9 मई को जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त, ये दोनों आईनी बेंच जो है वो सुनेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने भी जो है वो इस बात पर एग्री किया है कि जो बेल मैटर्स हैं वो भी जो है वो वहाँ पे सुने जाएंगे। लेकिन ये आईनी बेंच हो या चीफ जस्टिस साहब हो, ये दोनों जो है वो उस 26
26वीं तरमीम का नतीजा है, जिस 26वीं तरमीम को पीटीआई नहीं मानती है। फिर भी आपको इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, ये दो अलग-अलग बातें हैं। एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट की पूरी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हम लड़ जाएं अदलिया के साथ, और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इससे पहले मैं रऊफ साहब आपको बताना चाहता हूं, बेशक आपके लिए ये खबर हो कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं है जिसने चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात नहीं की। वो सारे मिलते रहते हैं, लेकिन इन्होंने ओपन एक मुलाकात की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने वो गुड टू सी वाले दौर से लेके कि एक आदमी की गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, उसके लिए शहबाज को बुला के खड़ा कर लिया, आप कोर्ट में थे, और दूसरी तरफ बिलावल को भी खड़ा कर लिया, और मैं चीखता रह गया कि इमरान खान को भी बुला रहे। वो कहते हैं नहीं जी, और उनसे बातें ये हो रही थी आप गवर्नमेंट चला लेंगे, इत्तेहाद आपका कैसा चलेगा। ये वो दौर था एक जो हमने ताजा देखा था। और उसके बाद वो दौर आया जिसमें चीफ जस्टिस ये भी कहते थे कि मैं आपकी दरखास्त लगाऊं या ना लगाऊं, मेरी मर्जी। तो ये एक इस एतबार से एक अच्छी बात है कि कम से कम एक ऐसा फोरम है जहां बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी और मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, उसको ये मौका मिला कि वो अपने जो ग्रीवेंसेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रीवेंसेज है, और कोई नहीं है, हमें कोई ना डील चाहिए ना डील चाहिए, ना रियायत मांगी ना मांगेंगे, तो वो हमने उनके सामने रखे। इस एतबार से ये एक नई तर्ज की मुलाकात थी, विच आई पर्सनली स्पीकिंग ये एक अच्छा है। और जो ग्रीवेंस है वो दूर करने के लिए एक ही जगह है जिसकी तरफ लोग देख सकते हैं, बाकी तो पार्टी बने हुए हैं सारे इदारे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और पार्टी हो, या बलूचिस्तान के जो गुमशुदा अफराद हैं उनके घर वाले, वो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। इज द लास्ट आर्बिटर इन द कंट्री। ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मैं ज्वाइन किया। सर एक तो ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि मुलाकात जो हुई है ये अगर पीटीआई की रिक्वेस्ट पे हुई है या चीफ जस्टिस साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी पार्टी से कि आप लोग आएँ अपने जो ग्रीवेंसेज हैं वो शेयर करें, नंबर वन। सर दूसरा, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है उनकी मुलाकात के बाद कि बड़ी हद तक आप उनसे मुतमईन होकर आप ये वापस हैं, हालांकि मैं आपको जानता हूँ, बड़ा हमारा पुराना आपसे तल्लुक है, आप इतने जल्दी मुतमईन होने वाले बंदे हैं नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे इंप्रेशन मिल रहा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप उनसे मिलकर बड़ी हद तक मुतमईन हुए हैं सर। देखिए, पहली बात यह है कि ये उनका अपना इनिशिएटिव था, राइट सर, और ये किसी पार्टी का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको नहीं कहा गया कि आप हमें बुलाएं जी। उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया था, और वो चाहते हैं कि एक स्टेलमेट आया हुआ है, 10 नुकात हैं, वो किसी वक्त मैं आपको भेजूंगा, आपसे शेयर करूंगा, जिनके ऊपर वो लॉ रिफॉर्म्स चाहते हैं। उनमें से 2 बड़े जिनके ऊपर मैंने उनको मशवरा दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि 2 किस्म के गुमशुदा अफराद हैं, लापता अफराद हैं, एक वो है जो लापता हो चुके हैं, दूसरे वो है जो होने वाले हैं, उनको तो रोका जाए। और उसके लिए मैंने शहबाज शरीफ का जो वादा है अदालत में, जो उसने कभी नहीं पूरा किया, कि लोगों को घरों से नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद फिर गौहर ने पूरी लिस्ट वो बताई कि कौन से लीडर, कारकुन और दूसरे जो बलूचिस्तान से लोग वहां हैं उनका हमारी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था, वो भी हमने उठाए। फिर मैंने उनको मिसाल दी कि आपको याद है इंटरनमेंट सेंटर बनाए गए थे, 8-8 हजार बंदा एक सेंटर में बंद किया हुआ था, तो उसको भी हमने जब हम आए थे तो हमने निकाला था आके उन लोगों को भी, और उसके लिए रास्ता निकाला था। रास्ता दूसरा, वो जो फैमिली केसेस हैं उनके बारे में भी वो खासे कंसर्न थे, इसलिए कि फैमिली केसेस में या बच्चा होता है या माँ होती है या एक टूटा हुआ खानदान होता है या एक बिखरी हुई फैमिली होती है। और फिर साथ ही वो जो टैक्सेशन के मामले में, यानी एक उनका पूरा था जो उन्होंने हमें भेजा था, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। अब आपके इत्मीनान की बात सर, मैं इसको कहता हूं कि एक ओपनिंग ठीक होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इत्मीनान उस दिन होगा जिस दिन इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, जिस दिन एजाज चौधरी को, आपके जो दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो पूरा सेशन गुजर गया है और पूरे हाउस ने ये सेंस दिया कि आप उनको पेश करें और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, उन्होंने बड़ी आपको भी कहानियां सुनाई हुई हैं, औरों को मेरे समेत सुनाई हुई हैं, जब बीबी के दौर में भी शहीद थे उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट डटी हुई है कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे। तो गालिबन वो भी एक पहलू था, ये भी हमने उनके सामने रेज किया। और जो प्रोडक्शन ऑर्डर है सेंस ऑफ द हाउस में, ये लीगल मामला था खालिस्तान। जावेद आशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1979 में कि कोई सीट खाली नहीं रखी जा सकती,
फिर ये बाद में आके मोहम्मद खान जुनेजो केस में रीइटरेट किया गया ये उसूल के इलेक्शन चुके आ गए, अगरचे हुकूमत गलत टूटी है लेकिन इलेक्शन को रोक के हम लोगों की जो नुमाइंदगी है उससे महरूम नहीं की। यानी पंजाब का एक सेनेटर है, पंजाब को 2.5 साल से महरूम कर दिया गया है, 2 साल से महरूम कर दिया गया कि वो सेनेटर नहीं आ सकता जी। अब उनका इलाज हो रहा है, उनको बहुत शदीद किस्म के, उनके बेटे ने मुझे बताया था, उनको मैं उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो कार्डियोलॉजी की वो मैं बता नहीं सकता यहाँ, लेकिन शदीद तरीन जो हो सकता है वो उनका इलाज हो रहा है, इसके बावजूद उनको आने की इजाजत नहीं। इस तरह के जो इश्यूज थे वो हमने छेड़े हैं। और उनका रिस्पांस क्या था सर चीफ जस्टिस साहब का, जो आपने बड़े अहम इश्यूज उठाए हैं, उन्होंने खुद आपको इनवाइट किया जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या रिस्पांस उनका क्या था कि वो इन चीज़ों पर को एड्रेस करेंगे, केसेस की हियरिंग होगी, फिक्स किया जाएगा, और कोई इंसाफ की जो बात आप कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि इंसाफ हो सकेगा? अगर फैसले आपके खिलाफ आ गए या अदालतों से या वहाँ से एनी बेंच से या अदरवाइज, तो फिर आप बैक टू स्क्वायर वन फिर वही कहेंगे नहीं जनाब कि देखें हमारे साथ हाथ हो गया और हमें बुला के फिर हमारे ये चीफ को और बाकी लोगों को जस्टिस नहीं मिला? सर अच्छा जी, 2 बातें हैं। मैं इस सवाल का जवाब मैं देने से पहले आपने जो दूसरी बात की है मैं उसकी तरफ जाता हूं। आपने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो दूसरा मेरा जवाब सुन लीजिए सर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हायरार्की का एक हिस्सा है और 26वीं तरमीम के जरिए उन्होंने कुछ लोगों को उस बेंच में से जो हुकूमत समझती थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकेंगे या कोई चल सकेगा, ये तय नहीं है कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये तय हो जाएगा जिस दिन फैसला आएगा जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला, कि ये जो काम उन्होंने किया है 26वीं आईनी तरमीम का, इसका गवर्नमेंट को फायदा हुआ या किसी और इदारे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ, या लोगों से इंसाफ हुआ। इसलिए कि शेख लियाकत अली के केस में पहले एक लार्जर बेंच कह चुका है कि मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। आज एक कमेंट था, जस्टिस बंदूखेल साहब बड़े लायक आदमी हैं, उनका कमेंट था कि अगर हम समझ जाएं कि मिलिट्री क्या कोर्ट है या ट्रायल है तो इससे आधा मसला खत्म हो जाएगा। तो मैं रऊफ क्लासरा के और आपके शो के जरिए से और न्यू टेलीविजन के जरिए से रबिया, मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि ये तो तयशुदा बात है। कोर्ट जो है वो आर्टिकल, इसका जवाब देना चाहिए, वकला देंगे यकीनन, आर्टिकल 175 जहां से जुडिकेचर शुरू होती है उसमें लिखा हुआ है कि अदालत का मतलब ये है वो अदालत जो कानून के मुताबिक आइन के नीचे बनाई जाएगी, और उसकी 3 सतहें लिखी हुई हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है और ऑल अदर कोर्ट्स जिनको कोर्ट माना जाएगा कानून के मुताबिक। मिलिट्री हो गई, वापडा हो गया, पार्लियामेंट होगी, ये अदालत थोड़ी है। पार्लियामेंट की तौहीन होती है तो क्या होगा कि अदालत लगा लेंगे, कल स्पीकर साहब कहेंगे कि मैं किसी को सजाए मौत दूंगा तो इन्हें पार्लियामेंट में, तो फिर पहली सजाए मौत तो यूसुफ रजा गिलानी साहब फिर किसी को देंगे ना, इसलिए कि उनका हुक्म नहीं माना जा रहा। सर आपने गिलानी साहब की बात की, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट किया सर, आपने कहा कि वो मेरे दोस्त, आपने अपना कहा कि मतलब बाबर रहमान साहब ने कि मेरे दोस्त रहे हैं, मेरा कहा है कि हैं। आप तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो वो थे, वो चीज़ें मैंने करीब से देखी हो, लेकिन पावर्स तो आप यूज़ कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उन 3-4 सालों में जब पीपल्स पार्टी दौर था वो 2008 से लेकर 2012-13 तक। और प्लस क्या हुआ फिर, कोई गिलानी साहब से दोस्ती नहीं रही, आपने मतलब ये कहा है कि मेरे दोस्त रहे हैं, तो आप दोस्ती नहीं है, तल्लो खत्म हो गया सर? व्हाट वेंट रॉन्ग सर? मैं नहीं कहता, जिस दिन उनके खिलाफ फैसला आ रहा था ना जी, तो उस दिन उन्होंने सुबह सवेरे, मैं वाज गेटिंग रेडी फॉर द सुप्रीम कोर्ट, मैं अपने किसी केस के लिए जा रहा था, तो मुझे आपकी बहन ने फोन पकड़ाया आके और मुझे कहा कि ये इस पे YRG लिखा हुआ आ रहा है, उनका नाम है, तो आप फोन ले लें जी। मैंने वो फोन लिया तो उन्होंने मुझे जो फोन किया वो बड़ा दिलचस्प हमारी गुफ्तगू हुई सर। तो मैंने कहा कि आपका फोन आपके अलावा कौन सुन रहा है? उन्होंने कहा कोई नहीं। तो मैंने कहा ये कोई नहीं, जितने बैठे हुए हैं इनकी डिजियां चेक करवाएं, आपके साथ तो ये जा रहे हैं लेकिन इन सब की डिजियों में शेरवानियां पड़ी हुई हैं। अच्छा, इस पे बहुत बड़ा कहका लगा पीछे से, जो कोई नहीं थे वो हंस पड़े, और उसमें से एक मेरे दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं दे रहा, मसलतन वकील है, तो वो भी बैठे हुए थे। एतजाज अहसन साहब की बात तो नहीं हो रही सर? एतजाज अहसन नहीं थे, एतजाज अहसन नहीं थे। अच्छा, दूसरे खोसा साहब हो सकते हैं सर? नहीं छोड़ देना सर, हम कसौटी तो खेलेंगे सर आपके साथ, आप नाम नहीं बताएंगे। चले मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा राइट सर। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तू सानू खराब कर देता है गल करके, तो
मुझे उन्होंने फिर वो बाहर निकले वहां से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं स्ट्रेटेजी क्या रखूं आज। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो स्ट्रेटेजी उन्होंने नहीं मानी। मैंने कहा आप खुद खड़े हो और आप टाइम मांगे, और इसलिए कि जो हर नया सूरज आता है वो नई एनर्जी लेके आता है। कल वाली एनर्जी, कल सुबह वाला सूरज वो नहीं होगा। साइंस भी कहती है और जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी एक नया दिन आता है। तो इसलिए ये उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो जो इख्तियारात की तकसीम होती है उसमें जो वजीर होते हैं उनका हक है कि किसी जगह अगर कोई ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करे तो वो ना कहें। अच्छा सर, अभी बात आपने की गुड टू सी का लफ्ज़ आपने यूज़ किया। आपके मुखालफिन ये कहते हैं सर कि आप लोगों को जो चीफ जस्टिस है, मतलब आपसे मुराद है पीटीआई की बात कर रहा हूँ सर, कि उनको कहते हैं उनको साकिब निसार साहब जैसे जज अच्छे लगते हैं, उनको गुड टू सी वाले उमर अताब बंदियाल साहब अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ काजी फैज़ ईसा साहब आ जाएं या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आ जाएं तो वो अच्छे नहीं लगते। आप लोग जो तलाश कर रहे हैं, एक साकिब निसार साहब तलाश कर रहे हैं, उमर अताब बंदियाल साहब तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिलते तो फिर आप अदालतों से नाराज़ हो जाते हैं। सर इज़ इट ट्रू ये असेसमेंट जो आपके मुखालफिन की है? सर हम पागल हैं कि हम उन जिन दोनों का आप नाम ले रहे हैं उनको तलाश करें। पहले तो ये साकिब निसार साहब को लाया कौन था? लॉ सेक्रेटरी बनाया नवाज शरीफ ने। जज किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने। जो सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे, वो मैं तब लॉ मिनिस्टर था, मेरे साथ झगड़ा भी किया उस वक्त के चीफ जस्टिस ने। इसके बावजूद हम लाए क्योंकि मेरिट उनका बनता था। और वो शरीफ खानदान के हक में एक किताब लिखने वाले मरहूम चीफ जस्टिस को लाना चाह रहे थे। इस पे मैं डटा। ख्वाजा शरीफ साहब। अब आ जाइए दूसरे जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जिनका आप कहते हैं, तो उन्होंने तो असेंबली के हाथ बांधे, गवर्नमेंट के पांव बांधे, हमारे मुंह बांधे, और उसके बाद उन्होंने रिजीम चेंज करवाई। उन्होंने क्या इंसाफ किया था? सर उन्होंने खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था 9 मई वाला सर, उन्होंने उनको बुलवा के रिमांड पे, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड कि कोई बंदा रिमांड पे और फिजिकल रिमांड पे, आप तो खुद माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं सर और क्रिमिनल लॉ आपसे तो बेहतर कोई समझते ही नहीं है। रिमांड से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मंगवाया उनको, वहां से उन्होंने केस खत्म करके या बेल आउट करके प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने वहां पर लाहौर जमान पार्क IG को हुक्म दिया कि छोड़ कर आए सर। ये इससे ज्यादा बड़ी बेचारे उमर अताब बंदियाल साहब क्या फेवर कर सकते थे? अच्छा, ये तो चले गए साहब। जी सर देखें, उन्होंने तो पता नहीं किसको बचाया है, इसलिए कि वरना पर्चा होता। पर्चा क्या ना होता। आपको पता है कि जब नकाब पोश कोई भी हो, वो सफेद मंडासा बांध के चला जाए, सर से टोपी बांध के चला जाए, कि मुंह के ऊपर उसका नकाब हो या उसका हैट पड़ा हुआ हो, और वो किसी को हाई कोर्ट के अंदर से अगवा करे, तो हाई कोर्ट को पर्चा कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? उस इलाके का SHO पर्चा करेगा या नहीं करेगा? उस इलाके का IG करेगा या नहीं करेगा? मैं थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं, आपकी बात काट रहा हूं सर, मैं थोड़ी बात काट रहा हूं सर। आपने कहा कि SHO वो पर्चा करेगा। जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ था सर, मैं दूसरा जवाब दे लूं। मैं सर आता हूं सर, आप इसी का जवाब देते जाइए प्लीज, आप नहीं देना सर। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले टोका सर। जब वजीराबाद में खान साहब पे हमला हुआ था, पंजाब में ये खान साहब की अपनी हुकूमत थी सर, उनका वजीर आला बैठा हुआ था, परवेज इलाही साहब थे। अगर वो अपनी हुकूमत होते हुए, अपना वजीर आला होते हुए SHO से पर्चा नहीं करवा सके थे, तो आपका ख्याल उनकी गिरफ्तारी में पर्चा हो सकता? अपनी हुकूमत थी सर, ये परवेज इलाही साहब का दौर है सर। मेरा ख्याल आज तक शायद पर्चा नहीं हुआ सर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या बाद में लूला लंगड़ा हुआ होगा। चले रऊफ साहब सर, एप्लीकेशन मौजूद है और क्रिमिनल लॉ में पर्चा करने के लिए कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेशन नहीं लगती कानून के मुताबिक। पर्चा होना ही होगा। एक दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो आपने कहा था कि कोई और मिसाल नहीं है। मैं आपको उससे पहले की एक मिसाल देता हूं, ताजा मिसाल जी। वो ताजा मिसाल थी, शहबाज शरीफ नैब के रिमांड पे था, उसको प्रोडक्शन ऑर्डर जनरल बाजवा ने प्रोवाइड करवाया, और वो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए से लेके आए, और अगले दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कुर्सी पे शहबाज शरीफ और नैब नीचे मुलजम जी। तो ये जो इमरान खान का था, ये तो मेरे स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि उससे पहले भी ये जो कुछ हुआ था, उससे पहले भी आपको याद होगा कि एक वाकया हुआ था जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है। तो वो मैं सुबह सवेरे जब मुझे कोई इत्तला मिली तो मैंने इमरान से भी बात की, और उसके बाद में शिवली फराज को साथ लेकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की छत पे आप लोगों ने, नियो स्मिथ साहब ने कवर किया था, हम गए तो वहां देयर वाज अ सेटअप। उसकी वजह से फिर गाड़ी नहीं हमने अंदर आने दी, और गाड़ी को कोर्ट में सिर्फ मैं था, बाकी कोई वकीलों में से पहुंच नहीं सका था।
और ये जो असल इशू है, मैं अब उसकी तरफ आता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान में कब तक इदारे, आप देख लेना जी, कोई इदारा ऐसा है जो ऑप्टिमाइज्ड हो, लोगों की तवक्कात के मुताबिक वो चल रहा हो, या जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक कौम को डिलीवर कर रहा हो। कोई एक इदारा अगर आपके इल्म है या मेरे इल्म है या रबिया के इल्म है तो आइए कौम को बताते हैं वो कौन सा इदारा नहीं है। जो रही सही बरकत डाली गई है, अब जो क्रिकेट में वो कल नतीजा आपके सामने आ गया, शहबाज शरीफ ने मुंह पे हाथ मार के, जिस तरह पहले कि जी मैं वहां यहाँ टांगूंगा, इस जगह मैं पेट फाड़ूंगा, इस जगह मैं घसीटूंगा, उसी तरह कहा कि इंडिया को मैंने पीछे ना छोड़ा। तो मेरे ख्याल में दरवाजा खुला हुआ था इंसाफ का, कुदरती इंसाफ का, उन्होंने कहा जी ऐल है, एक और लै, तुम्हारा सच फिर दोबारा हमने पकड़ा दिया। तो इसलिए इदारे हमारे हैं। जो आपने कहा ना कि 26वीं आईनी तरमीम, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो किसी के बाप का नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट तो आपका भी है। इसलिए कि पीटीवी आप देखें ना देखें, आप वहां पे टैक्स देते हैं, और वकील आप हो ना हो, आपके टैक्स से ही जो अकाउंट नंबर 1 से पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। बाकी जिनको हम देते हैं सबको पैसे। लास्टली बताइएगा, हामिद खान साहब वकीलों की एजिटेशन चला रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ, 26वीं तरमीम के खिलाफ। आप लोगों का डेलीगेशन उन्हीं चीफ जस्टिस साहब से मिलकर आता है। ये मतलब आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है कि आप मतलब एक ग्रुप खिलाफ है, दूसरा ग्रुप मुलाकातें कर रहा है, बल्कि मुतमिन होकर आ रहा है कि हमारे ड्रेस होंगे, केसेस लगेंगे। ये स्ट्रेटजी है या कोई राइवलरी है सर विद इन द पीटीआई? सर देखिए, राइवलरी तो आई डोंट सी कोई इस तरह की कोई राइवलरी। मैं तो राइवलरी पे यकीन नहीं रखता, आपको पता ही है, सीधा सीधा अपने काम से काम रखता हूं। इसलिए मैं, और दूसरा मैं वकला की पॉलिटिक्स में नहीं हूं। अगरचे तकरीबन हर साल पिंडी और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मेरे चैम्बर से होते हैं, इस दफा भी हैं सैयद वाजिद अली गिलानी मेरे शागिर्द हैं। लेकिन ये जो आपने कहा, ये दो अलग अलग बातें। एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा उस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला हैं। मेरा ताल्लुक एक ग्रुप से है जिनका आपने इसमें ग्रामी लिया, वो दूसरे ग्रुप से हैं, और दोनों ग्रुप इस बात पे मुतमईन हैं और मुत्तफिक हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से बार एसोसिएशन तहरीक चला रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अभी उसमें शामिल नहीं हुई। सर जाते जाते वो जवाब देते जाइएगा कि गिलानी साहब से दोस्ती कैसे टूटी? आपने जो कहा है कि मेरे रहे हैं दोस्त, आपने जवाब नहीं दिया सर। नहीं, मेरी तरफ से कभी नहीं टूटी, मेरी तरफ से कभी नहीं टूटी। मैंने कहा कि आखिरी दिन भी उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा और मैंने मशवरा पूरी जानदारी से मैंने वो दिया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी तरह के बहुत सारे और मुकदमात होते हैं। चलो सर, इस पे आपसे तफसील से डॉक्टर साहब इस पे तफसील से गप मारेंगे, फिर आपको किसी दिन फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर। ये नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव ये डिस्कशन, ये बड़ा अहम टॉपिक है। सर जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की खातून वजीर आला जो है वो मुंतखब हुई हैं, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे दिल्ली से जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह के साथ। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकस्त के बाद हमने देखा 27 साल बाद जो है वो बीजेपी ने जो है वहां पे फतह हासिल की, और अब जो टॉप पोजीशन थी यानी कि सीएम की पोजीशन, उस पे चौथी बार एक खातून वजीर आला जो है वो नामजद की गई हैं, रेखा गुप्ता। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से खातून सहाफी रोहिणी सिंह मौजूद है। हेलो रोहिणी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया जी। रोहिणी बताएगा, 27 साल बाद बीजेपी ने विक्ट्री हासिल की दिल्ली में, और जो टॉप कंटेंडर्स थे उनको कहा जा रहा था कि वो ये टॉप पोजीशन जो है उस पे शायद नजर आएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि एक सरप्राइज नजर आया और रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ की सीएम नामजद हुई। उन्होंने खुद भी इसको एक मिरेकल कहा। क्या वजह बनी उनके सीएम बनने की? बीजेपी एज अ पार्टी ने अपना कभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था इस इलेक्शन में। जब बीजेपी ने पास्ट में इलेक्शन में अपना कैंडिडेट इलेक्शन से पहले डिक्लेयर किया है, ऐसा माना जाता है कि वो चुनाव हार जाते हैं, उस इंतखाब में वो फतेह नहीं होती उनकी। तो इस बार एक कॉन्शियस डिसीजन रहा कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट जिसे कहते हैं, वो इलेक्शन से पहले डिक्लेयर नहीं किया, और पूरा इलेक्शन इन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा। वही जिनके स्टार कैंपेनर या ओवरऑल जिनके कंधों पे सारा इलेक्शन लड़ा गया वो मोदी साहब थे। और रही बात रेखा गुप्ता की, तो ये पार्टी ये साथ बहुत वक्त से जुड़ी रही हैं,
ये उस दौर से बीजेपी के साथ काम है जबकि आरएसएस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एबीवीपी जो कि आरएसएस का स्टूडेंट विंग माना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव इन्होंने लड़ा था, वहां से इनका जो ग्रूमिंग है ये आरएसएस की ग्रूमिंग है। तो इनका जो कैबिनेट भी आप इस वक्त देखेंगे तो ये बीजेपी नहीं आरएसएस का कैबिनेट है। 2-3 प्रोमिनेंट मंत्री इन्होंने पोर्टफोलियो जिनको मिली है इस टाइम वो आरएसएस के हैं। तो रेखा गुप्ता की जो रिकग्निशन है वो इसलिए है क्योंकि वो आरएसएस से उठ के आई हैं और उन्होंने म्युनिसिपल बॉडी में वो उन्होंने काम किया है एज शी हैज सर्व्ड देयर। तो उस लिहाज से इनको सीएम के बतौर सीएम चुना गया। और इसमें मेरी समझ से ये एक खातून है या इससे कोई ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि अगर आप इनके पहले भी जितनी भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर्स रही, चाहे वो शीला दीक्षित रही या सुषमा स्वराज रही या आतिशी रही, सबने अपने काम से अपने आप को बिल्डअप किया। तो जनरली हम लोग एज विमेन ये समझते हैं कि ग्लैमर एलिमेंट है तो विमेन को पोर्ट्रे किया जाता है, तो वो कहानी नहीं है। शी हैज बीन चोजन बिकॉज of her role in the organization that she has played in so many years and nothing to do with कि वो महिला है, वो खातून है तो उनको ये पोजीशन दी गई। अच्छा, ये रेखा गुप्ता ने काउंसिलर इलेक्शन भी जीता था, लोकल इश्यूज से जो है वो वाकिफ हैं, ऐसा कहा जाता है कि कनेक्ट कर सकती हैं आम आदमी से, और ये सेम चीजें हमने देखी थी कि केजरीवाल से भी कनेक्टेड थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक रोमांस है वो खत्म होता नजर आता है और डिस्कनेक्ट नजर आता है वंस दे बिकम द सीएम। क्या इनकी भी ट्रैजेक्टरी आपको लगता है उसी तरह होगी जो हाल हमने केजरीवाल का देखा? नहीं, इनको केजरीवाल से कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत होगा। केजरीवाल निकले एंटी करप्शन मूवमेंट से, वो उनकी राजनीति जो वो करने आए कि मैं आम आदमी हूँ, मैं क्लीन पॉलिटिक्स करूंगा, वो बात अलग हो गई कि 10 साल में वो आम आदमी से कब खास बन गए उन्हें भी शायद एहसास नहीं हुआ। और फिर उनकी जो इमेज को जो डेंट पड़ा इस इलेक्शन के टाइम, जो बीजेपी ने उनको करप्शन को लेके उनको टारगेट किया और जिसके कारण वो इस इलेक्शन में इस तरह से उनकी हार हुई। तो बीजेपी और ये जो रेखा गुप्ता है ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल काडर से उठ के आई है। मैंने आपको जैसे बताया ये एबीवीपी के स्टूडेंट इलेक्शन से लड़के उठी है वहां से, तो ये कई सालों से बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ जुड़ी रही है। तो इनकी जो ग्रूमिंग, पॉलिटिकल ग्रूमिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल आम आदमी होना बड़ा फैशनेबल टर्म है, इवन राहुल गांधी भी आजकल आम दिखना चाहते हैं। तो इसीलिए हर नेता आजकल चाहता है कि मैं सड़क पे दिखूं, मैं साधारण कपड़े पहनूं ताकि लोगों के साथ कनेक्ट करूं। तो उस लिहाज से ये कनेक्ट की बात करना जायज है क्योंकि इट सेल्स वेल विद द ऑडियंस, विद द मासेस, बट टू कंपेयर केजरीवाल विद रेखा गुप्ता वुड नॉट बी करेक्ट। ठीक जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनका थोड़ा सा हम ये प्रोफाइल देख रहे थे इन रेखा गुप्ता साहबा का, और आपने जैसे बताया उनका आरएसएस उनका बैकग्राउंड है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये केजरीवाल साहब पे मजीद केसेस होंगे जो हमारे यहाँ एक आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि जब भी किसी पे करप्शन केसेस बनाए जाए, गिरफ्तार हों, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नारा लगता है, तो वो कैसे सीएम होंगे आपका ख्याल है? वो क्योंकि उनका जो प्रोफाइल था, जैसे उन्होंने अपने दौर में लाइब्रेरीज बनाई, स्विमिंग पूल्स बनाए, उन्होंने उसके बाद पार्क्स बनाए जहाँ से उन्होंने ग्रो किया। अब आपकी क्या रीडिंग है कि किस तरह की चीफ मिनिस्टर होगी? इंतकाम लेंगी, इंसाफ लेंगी, मतलब इंसाफ करेंगी, जेलों में डालेंगी, या पब्लिक वेलफेयर की तरफ जाएंगी? हिंदुस्तान की सियासत पाकिस्तान की सियासत से ना इस लिहाज में बड़ी मुख्तलिफ है जी। हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले सब बड़ा शोर मचाते हैं कि हम जेल भेजेंगे, बट इलेक्शन के बाद कभी कोई किसी को जेल नहीं भेजता है। अच्छा। चाहे वो मतलब आप अगर हम देखें जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी उस जमाने, जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा कॉमनवेल्थ घोटालों के वक्त। आपने कोई फाइल नहीं खुलती देखी। जब मोदी साहब पहली बार बीजेपी आई तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस है, वाड्रा है, उनके दामाद हैं, सब भ्रष्ट हैं, सबको जेल में डालेंगे। कोई किसी को जेल में नहीं डालता। हमारे मुल्क में सब ये प्री इलेक्शन स्टंट होता है, पोस्ट इलेक्शन सब भूल जाते हैं। और एक लिहाज से ठीक भी है क्योंकि वक्त जाया करने से सब उतने ही करप्ट हैं। तो आज आप उनके खोलेंगे तो कल वो आपके खोलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज वी नेवर सी दैट हैपनिंग इन इंडिया। और रही बात रेखा गुप्ता के पास एजेंडा की, तो इनके पास कामों की कमी नहीं है क्योंकि 10 साल में दिल्ली को बहुत डेवलपमेंट का जो सेटबैक है वो दिल्ली ने फेस किया है। तो जाहिर है कि दिल्ली इज लुकिंग फॉर डेवलपमेंट, और क्योंकि रेखा गुप्ता बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं और सेंटर में बीजेपी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक बेहतर तालमेल होगा बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। और जिस तरह की लड़ाई केजरीवाल साहब की एलजी के साथ और सेंटर के साथ होती थी, जो वो शिकायत करते रहते थे कि मेरी बात नहीं सुनी जाती,
हमें काम नहीं करने दिया जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह की सियासत नहीं होगी और दिल्ली जो कि अपनी डेवलपमेंट की ट्रैक से डीरेल हो गई है, ये शायद इसको पटरी में लाने में कामयाब हो पाए। अच्छा, आपने भी एक अहम बात की कि यहाँ पे वादे सारे करते हैं, दावे साबे करते हैं कि इलेक्शन से पहले कि हम आएंगे जेल में डाल देंगे, तो उसके बाद वो किसी को जेल में नहीं डालते। फिर पाकिस्तानी हम थोड़े से मतलब जो वादे करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मैं सबको जेल में डालूंगा, उन्होंने पूरी की पूरी अपोजिशन, जरदारी साहब, हमारे उसके शहबाज शरीफ साहब, मतलब तमाम लोगों को तकरीबन जेल में डाल दिया था। इन्होंने कहा जी हम जेल में डालेंगे, इन्होंने इमरान खान साहब को डाल दे। तो हम आपसे कुछ 2-4 कदम आगे हैं एज फार एज एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्शन प्रॉमिसेस आर कंसर्न्ड। if you can sum it like that, so yes, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हमने नहीं देखा, सब प्री इलेक्शन बोलते हैं लंबी लंबी कहानियां, इलेक्शन के बाद ये वादा तो कोई नहीं फुलफिल करता। अब बात और सारे तमाम वादों के साथ ये भी वादा शायद कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड रह जाता है कि हमने नहीं देखा हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा होते हुए कि एक जमात आई, हाँ इलेक्शन आप उसको थ्रेट करते हैं, आप उसको ईडी सीबीआई दिखाते रहते हैं कि हमारे पास ये है, बट कोई किसी को जेल में डालता है, जेल में डाला तो फिर तो खत्म हो गया ना मामला। वो तो डरा के रखना है, तो वो कहानी चलती रहनी चाहिए। मतलब हमें आपसे सबक सीखना चाहिए कि अपने अपोनेंट्स को डरा के रखें, जेल में ना डालें। ये आपके सियासतदान मुझसे और आपसे बहुत स्मार्ट है समझने के लिए, आप और मैं इसमें हम उन्हें क्या कह सकते हैं, दे आर स्मार्टर देन अस। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ये परसेप्शन है पाकिस्तान में कि आरएसएस जो है ज़्यादा इसको एक्सट्रीमिस्ट एक पार्टी समझा जाता है, ग्रुप समझा जाता है। सिंस 1947 ऑनवर्ड गांधी साहब के भी जो असैसिनेशन हुई थी तो उसमें भी इस तरह की बातें होती थी। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे इनके आने से दिल्ली में ये पॉलिटिक्स जो है कम्युनल बैलेंस वगैरह की कम होगी या ज़्यादा होगी, या कोई उसको चेक करने की कोशिश करेंगे? व्हाट्स योर व्यू मैम? आरएसएस अगर आप पोलराइजेशन की बात करें तो ये चला आ रहा है, ग्रेजुअली एक चला आ रहा है। अभी आप चंद रोज का पहले अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर बात कर रहे थे कि उर्दू जबान को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें जो है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन चलती आ रही है। अब दिल्ली जैसे स्टेट में इनफैक्ट ये कह नहीं सकते कि नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2000 हमने रिसेंटली 4 साल पहले एक हिंदू मुस्लिम राइट देखा है, यहाँ पे रिसेंट हुआ है। तो उस लिहाज से जो बीजेपी अपना पोलराइजेशन का एजेंडा है, जहां तक उनको सूट करता है आरएसएस बीजेपी को, वो चलेगा। जब जब इलेक्शन आएंगे, जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको एज एन एजेंडा यूज किया जाएगा। ठीक रोहिणी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रोहिणी सिंह हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली से और इन्होंने डिटेल में बात की। इस वक्त रेखा गुप्ता जो है वो सीएम मुंतखब हुई हैं दिल्ली की। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में खातून वजीर आला जो है वो मुंतखब हुई हैं। बीजेपी को जो है वो फतह हासिल हुई है 27 साल बाद, और इससे पहले जो है वो केजरीवाल की वहाँ पे हुकूमत थी। और कहा जा रहा है कि एक अरसे से जो है वहाँ पे सवालात उठ रहे थे दिल्ली की डेवलपमेंट पे, दिल्ली की प्रोग्रेस में। ये जो रेखा गुप्ता साहिबा हैं, ये आउट ऑफ द ब्लू कहा जा रहा है कि इनको सीएम बनाया गया, और उन्होंने खुद भी इसको एक मिरेकल कहा। ग्रास रूट लीडर माना जाता है इनको, और आरएसएस से इनका बैकग्राउंड जुड़ता है। लेट्स सी कि सीएम दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए ये किस तरह की सीएम साबित होती हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।